जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग 9 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं आपके मैथ सब्जेक्ट के, और 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग ईवीएस सब्जेक्ट के पेपर फर्स्ट के लिए। इसके अलावा हम लोग पेपर सेकंड के लिए एसएसटी के प्रैक्टिस सेट लगातार कर रहे हैं। तो अगर आप एसएसटी के नोट्स और एसएसटी के प्रैक्टिस सेट पेपर सेकंड के लिए साइंस, पेपर फर्स्ट के लिए ईवीएस के नोट्स और पेपर फर्स्ट के लिए ही ईवीएस और मैथ्स के प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, तो आप 9808347403 आप इस नंबर पर मैसेज करके प्रैक्टिस सेट और आप नोट्स को ले सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10। और प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक, जो भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, उन सभी तक आपको वीडियो को शेयर कर देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करते हैं स्टार्ट। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो थोड़ा सा लेंथी है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा लेंथी है, वो हमें देख लेना है। देखिए, फर्श पर कुछ लाल और हरे बिंदु बनाए गए हैं। एक फ्लोर है, उस पर लाल और हरे बिंदु बने हुए हैं। लाल बिंदु हरे बिंदु से बड़े हैं। लाल बिंदु जो है, मान लीजिए लाल बिंदु है, ये बड़ा है, ठीक है ना, और एक हरा बिंदु है, ये थोड़ा सा छोटा है। ये हरा बिंदु हमने बना लिया, ठीक है ना। ये लाल और हरे बिंदु बने हुए हैं। श्वेता और कांता फर्श पर घेरे फेंकती हैं। घेरे के अंदर लाल बिंदु आने पर 5 अंक। लाल बिंदु बिंदु आने पर मिलते हैं 5 अंक, ठीक है ना। लाल से लिख लेते हैं हम इसको। लाल बिंदु आएगा तो 5 अंक मिलेंगे, और ग्रीन बिंदु आने पर मिलेंगे 1 अंक। ग्रीन बिंदु आने पर 1 अंक मिलता है। ग्रीन बिंदु कितने का है? 1 अंक का है, ठीक है ना। अब क्या दे रहा है यहाँ पर कि जिसके पास अधिक अंक आएंगे वह विजेता होगा, यानी जिसके पास ज्यादा अंक आएंगे वो क्या होगा? विजेता होगा। श्वेता के घेरे में 5 लाल बिंदु। श्वेता की बात कर लेते हैं पहले हम। श्वेता कितने मिले उसे? 5 लाल बिंदु मिले उसे। 5 लाल प्लस कितने मिले? 7 हरे बिंदु। 7 हरे बिंदु मिले उसे। 7 हरे, ठीक है ना, श्वेता को मिले ये। इसके बाद कांता को घेरे में 4 लाल बिंदु। कांता कांता को मिले 4 लाल बिंदु प्लस 12 हरे बिंदु। 12 हरे मिले, ठीक है ना। तो आपको क्या करना? विजेता को पहचानना है और कार्ड बताना है। आपको विजेता को पहचानना और कार्ड बताना है। तो पहले देख लेते हैं कि दोनों को कितने कितने मिले। एक चीज समझिए, पहले हम लोग श्वेता के निकालते हैं। श्वेता के लिए जब निकालेंगे हम लोग, तो एक रेड पॉइंट जो है 5 पॉइंट के इक्वल है, एक बिंदु 5 पॉइंट के इक्वल है, और ग्रीन जो है वो 1 पॉइंट के इक्वल है। तो श्वेता को मिले 5 लाल, तो यानी कि 5 × 5, ठीक है ना, ये लाल के लिए हो गया, प्लस 7 × 1। टोटल श्वेता को मिले 5 5 25, 25 और 7 का मल्टीप्लाई किया तो 7 आए, यानी कि 32 पॉइंट मिले। श्वेता के पॉइंट हो गए 32। अब हम निकाल लेते हैं कांता के। कांता को मिले 4 रेड पॉइंट, यानी 4 × 5 प्लस 12 ग्रीन पॉइंट, यानी कि 1 × 12। तो टोटल इसके होते हैं 20 प्लस 12 इक्वल 32। इसके भी 32 पॉइंट, पहले के वाले के भी 30, यानी श्वेता और कांता के दोनों के इक्वल 32 पॉइंट्स हैं। तो ऑप्शंस गिवन है हमें। विजेता कांता है क्योंकि उसे श्वेता से ज्यादा अंक मिले। हमने क्या निकाला? दोनों के इक्वल हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी श्वेता, क्योंकि उसको कांता से ज्यादा अंक मिले, ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, दोनों को इक्वल मिले। थर्ड, विजेता घोषित करने के लिए पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। हमारे पास पर्याप्त जानकारी है, हमने दोनों के इक्वल मार्क्स हैं ये पता लगा लिया है। लास्ट ऑप्शन खेल ड्रॉ हो गया क्योंकि दोनों के अंक समान प्राप्त किए थे, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खेल ड्रॉ हुआ क्योंकि दोनों को जो पॉइंट मिले थे ये इक्वल पॉइंट 32 पॉइंट मिले थे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा गिवन है, निम्न
में से कौन सा पूर्व संख्या कौशल से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा पूर्व संख्या कौशल से संबंधित नहीं है, ये यहां पर आपसे पूछा गया है। तो देखिए, पूर्व संख्या कौशल क्या होता है कि ये स्कूल आने से पहले ये क्या नहीं किया जा सकता, बच्चे में विकसित नहीं किया जा सकता। एक तरीके से इसका मतलब समझ लिए कि पूर्वी स्कूल वर्षों के दौरान बच्चे में विकसित किए जा सकते हैं। तो इनमें से ऐसा कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा नहीं है? तो वर्गीकरण को हम लोग विकसित कर सकते हैं, क्रमबद्धता को हम विकसित कर सकते हैं, हम लोग एक एक से मिलान यानी एक एक संगति को भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पहाड़े पढ़ना इसको नहीं कर सकते, और यही हमारा नहीं पूछा गया था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमारा राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है कि नीचे दी गई तालिका में एक जंगल हर वर्ष खरगोश की संख्या में होने वाली बढ़ोतरी को दिखाया गया है। एक जंगल में खरगोश हर वर्ष बढ़ जाते हैं, वो बढ़ोतरी दिखाई है कि स्टार्टिंग में ही देखिए ये वर्ष है, ये खरगोश की संख्या है। आरंभ में 10 खरगोश थे, प्रथम वर्ष में 18 हो गए, दूसरे वर्ष में 32 हो गए, तीसरे वर्ष में 58 हो गए, और चौथे वर्ष में खरगोशों की संख्या 108 हो गई। अब आपको बताना है कि हर वर्ष के बाद खरगोशों की संख्या क्या है, ये आपको बताना है। तो सभी ऑप्शंस को वन बाई वन हम लोग चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन, पिछले वर्ष की संख्या से 8 अधिक थी। तो देखिए 10 से 8 18, ये बड़े 8 बढ़े, लेकिन यहां पर 14 बढ़ गए, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ठीक है ना? ठीक है। सेकंड ऑप्शन पर आइए, पिछले वर्ष की संख्या के दोगुने से कुछ अधिक थी। तो दोगुने से कुछ अधिक, दोगुना करेंगे 10 का दोगुना 20 होता है, कुछ अधिक थी, ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, कम है यहाँ पर। पिछले वर्ष की संख्या से दोगुनी थी, 10 के 20 होने चाहिए थे, 20 के 40 होने चाहिए थे, ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, पिछले वर्ष की खरगोश की संख्या के दोगुने से कुछ कम थी। यस, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि देखिए इसका डबल किया, इसका डबल किया, 10 का डबल 20 होता है, तो यहाँ पर 2 कम है। 18 का 36 डबल हो गया, मान लीजिए आपका 36 हुआ, इसका डबल तो 4 कम है। 32 का 64 हुआ तो 8 कम है, तो थोड़ा सा डबल से कम है, तो इट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमारा राइट आंसर बन जाएगा। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है कि बाजार में सब्जियों की मूल्य सूची निम्नलिखित है। कि हाँ, वस्तु गिवन है आलू प्याज टमाटर, ये मात्रा है, ये कॉस्ट है कि आलू 2 किलो आलू की कीमत 60 रुपए है, इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। तो क्या होता है कि तपन ने 1 किग्रा आलू, आधा किग्रा प्याज, आधा किग्रा किलोग्राम यानी कि टमाटर, 250 ग्राम या 250 ग्राम गाजर, 100 ग्राम मिर्ची और 4 नींबू खरीदे। उसने दुकानदार को 500 रुपए का नोट दिया, तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? तो देखिए उसने क्या क्या खरीदा, वन बाई वन हम लोग कर लेते हैं, सीरियल से चलते हैं। उसने खरीदे 1 किग्रा आलू, तो यहाँ पर 2 केजी आलू का वेट है, जो कॉस्ट है वो 60 रुपीज है। तो 1 केजी के लिए कितना पे करेगा वो 30 रुपीज, 30 के उसने आलू खरीद लिए। अब आ जाते हैं, देखिए अब आ जाते हैं हम लोग, आलू हो गया, प्याज खरीदा उसने आधा केजी, तो प्याज की कीमत पर आते हैं। प्याज 1 केजी 35 का है, तो हाफ केजी 17.50 का हो जाएगा। ठीक है ना? 17 रुपये 50 पैसे का हो जाएगा। नेक्स्ट, आधा किलोग्राम टमाटर, टमाटर पर आते हैं, 1 किलोग्राम 40 के हैं, तो आधा किलोग्राम 20 रुपए के बन जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं 250 ग्राम गाजर, गाजर पर आइए, 250 ग्राम गाजर की कीमत 25 रुपए है, 25 रुपए लिख लिया हमने यहाँ पर। नेक्स्ट, 100 ग्राम मिर्च, तो देखिए मिर्च की कीमत देखते हैं, मिर्च देखते हैं 50 ग्राम 10 रुपए की है, लेकिन उसने खरीदी 100 ग्राम, तो ये हो जाएंगी 20 रुपए की। नेक्स्ट है आपका 4 नींबू खरीदे, और 4 नींबू, 2 नींबू की कीमत 10 रुपए, 4 नींबू की कीमत 20 रुपए। अब उसने टोटल इतना सब कुछ परचेज किया, तो उसे दुकानदार ने 500 का नोट दिया, तो दुकानदार उसे कितना रिटर्न करेगा? तो इसका हम सम कर लेते हैं, जो भी सम आएगा उसको 500 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए इसको जब सम किया, यहाँ पर 0.50 आ गया, इस पूरे को सम करते हैं, 7 एंड 5 12, 7 एंड 5 12 हो गया, कैरी आपको मिलता है 1 कैरी मिलेगा। तो देखिए 3 1 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 132।
क्या हो गया 132 रुपीज 50 पैसे। और दुकानदार को कितने रुपए का नोट दिया 500 का। 500 से हम लोग इसको कर देते हैं माइनस। 500 से माइनस करेंगे 132.0 50 पैसे 50 पैसे माइनस। तो देखिए ये हो गया आपका 50 पॉइंट, यहाँ बचे 9, 92 सब ट्रक किए 7, 9 से 3 किए 6, यहाँ रह गया 4 से 1 क्या 3, तो 367.50। तो 367.50 यानी ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 4 के लिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 हमें यहाँ गिवन है कि यदि एक बालिका 1/4 इज ग्रेटर देन 1/3 लिखती है, वो लिखती है कि 1/4 जो है ये ग्रेटर है 1/3 से, तो उसकी उस त्रुटि को सुधारने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए, उसकी त्रुटि अध्यापिका कैसे सुधारेंगी। प्राकृतिक संख्याओं की तुलना करनी सिखानी चाहिए। नेचुरल नंबर्स की जब वो कंपेयर सिखाएंगी 1 2 3 4 के बीच में जब कंपैरिजन सिखाई जाएगी तो इससे फ्रैक्शन वाला वो नहीं सीख सकती, तो इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। बालिका को एलसीएम निकालना समझाना चाहिए, इकाई भिन्न की परिभाषा देनी चाहिए, या एक आकृति में 1/4 और 1/3 यानी 1/4 एंड 1/3 दर्शाने के लिए बालिका को कहना चाहिए। तो जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है कि 9 होल 3/4 प्लस 3 होल 1/2 कितने चौथाई है, कितने 1/4 है, ये बताया गया है। तो देखिए ये हो गया 4 9 36 एंड 3 39, 39/4 प्लस 2 3 6 1 7/2, इसको करते हैं प्लस। और प्लस करने के लिए हम लेना पड़ेगा एलसीएम, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो एलसीएम लेंगे। 4 और 2 का एलसीएम लिया हमने, 4 मिला। 4 से 4 में जब हम डिवाइड देंगे तो 1 टाइम जाएगा, 1 का डिवाइड 39 में मल्टीप्लाई किया तो 39, प्लस 2 का डिवाइड दिया 4 में 2 टाइम्स और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में 14, टोटल प्लस किया तो 53/4। अब ये पूछ रहा है कितने फोर्थ है, कितने चौथाई है, तो देख लीजिए यहाँ से क्लियर दिख रहा है कितने चौथाई है, 53 चौथाई है, 53 चौथाई है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसके लिए यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है निम्नलिखित अक्षरों में से किसमें कोई रैखिक सममिति नहीं है, यानी कि सिमेट्री की लाइंस इनमें से किसमें नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलता रहता है, मैं कई बार आपको इसमें समझा चुका हूं कि सिमेट्री की लाइन कैसे बनाई जाती है। अगर बात करें कि इनमें से सिमेट्री की लाइन किस किस के अंदर हो जाएगी, तो देखिए बी में अगर हम सिमेट्री बनाए हैं तो बी में सिमेट्री की लाइन किस तरीके से बनती है, इस तरीके से सिमेट्री की लाइन बी में बन जाती है। एक्स में सिमेट्री की लाइन हमारी दो होती हैं, एक्स में हमारी दो सिमेट्री की लाइन होती हैं। पहली बनती है हमारी इस तरीके से, पहली सिमेट्री की लाइन इस तरीके से बनती है, दूसरी इस तरीके से मिलती है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली दोनों बन जाएंगी। तीसरी बात करें हम लोग एस, और चौथा है हमारे पास अल्फाबेट टी। तो देखिए टी में भी एक सिमेट्री की लाइन होती है। टी में मैंने शायद पहले में ही क्वेश्चन बताया था कि टी में शायद अगर आपको कंफ्यूजन हो कि टी में कैसे होगी, तो देखिए टी में भी सिमेट्री की लाइन्स हमारी यहाँ से बन जाती है, टी में भी हमारी एक सिमेट्री की लाइन से यहाँ से बन जाती है, टी में भी एक सिमेट्री की लाइन होती है। बट अगर हम डी में ऐसे बनाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो सिमेट्री लाइन हमारी किस में नहीं होगी, लेटर एस यानी ऑप्शन नंबर सी हमारी कोई भी सिमेट्री की लाइन नहीं बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज कि 12 मिलियन को भारतीय संख्या प्रणाली में निम्न में से किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो देखिए 1 मिलियन इक्वल जो होता है, 1 मिलियन आप लोग जानते हैं, 1 मिलियन जो होता है, 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख के इक्वल होता है। 1 मिलियन 10 लाख के इक्वल हो गया, तो एक चीज समझिए 12 मिलियन है तो 12 मिलियन आपका बन जाएगा 1,20,00,000, 1,20,00,000 आपका बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे भी आपको करना नहीं आता तो आप लोग क्या करेंगे, पहले इंटरनेशनल सिस्टम में लिख लीजिए। इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे 12 मिलियन, तो देखिए पीछे से लिखना स्टार्ट करता हूं, मैं यहां से लिखता हूं 1
टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, इसमें ऐसे चलते हैं। वहां करते हैं हम लोग वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा, ये 100,000 तक चलेगा। तो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, ये आपका यहाँ पर आ चुका है। अब इसको काउंट कीजिए, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 लाख करोड़। तो क्या बना, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख। दोनों तरीके से मैंने बता दिया, जो आपको ठीक लगे आप उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें गिवन है 11,1111 के योगफल में से क्या घटाया जाए कि 10,000 प्राप्त हो। यानी कि 11,000, 1100 एंड 11 का क्या करना है, इसका सम करके क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें 10,000 मिल जाए। तो देखिए 11,000, 1100, 11 का योग करना है, सम करना है। तो देखिए 11121 आ गया, 12,111 मिल चुका है हमें। अब इसमें से क्या घटाया जाए कि 10,000 मिल जाए। तो 10,000 घटा देते हैं, जो बचेगा वो मिल जाएगा हमें। तो देखिए 10,000 हमने इसमें से घटा दिया। जब इसमें 10,000 घटा दी तो हमें क्या मिलेगा, 1112, यानी 2111। अगर मैं 12,111 से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आंसर हमें x मिल जाएगा, 10,000 मिलेगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हमें सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए इसी तरीके का है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। होमवर्क में देता हूं, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। कमेंट में आप इसका आंसर बताएंगे कि इसका जो आंसर निकला है वो क्या निकला है। छोटा सा क्वेश्चन, हर बार एक क्वेश्चन में इस टाइप का आपको जरूर कराता हूं, तो कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आने से पहले अगर आप लोग क्या कर लेना चाहते हैं, देखिए पेपर फर्स्ट के लिए आप लोग मैथ्स एंड ईवीएस के प्रैक्टिस सेट और ईवीएस के नोट्स आपको इस नंबर पर मैसेज करके मिल जाएंगे। इसके अलावा पेपर टू के लिए एसएसटी एंड साइंस के नोट्स एंड साइंस के एसएसटी के प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। आप लोग इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आपको प्रैक्टिस सेट एंड जो नोट्स हैं वो शेयर कर दिए जाएंगे। और जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमें गिवन है कि प्राथमिक स्तर पर समतुल्य भिन्नों की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। किसके लिए, प्राथमिक स्तर पर समतुल्य भिन्नों की अवधारणा के लिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक की अवधारणा का उपयोग करना, भिन्नों के विभाजन या भाग की कलन विधि का उपयोग करना, भिन्नों के गुणन की कलन विधि का उपयोग करना, ऑप्शन 4 वृत्ताकार कटआउट और आयताकार पट्टियों का उपयोग करना। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हाँ यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है कि मिलान चिन्हों का प्रयोग निम्न में से किसको ज्ञात करने के लिए किया जा सकता है। माध्य को, मीन मीडियन मोड दिखाया गया है, अधिकतम व न्यूनतम संख्या को, या बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी को। तो आप लोग जानते हैं मिलान चिन्हों का प्रयोग हम किसके लिए ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता को ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा गणितीय भाषा का गुण नहीं है। याद रखिएगा, नहीं पूछा गया है कि कौन सा गणितीय भाषा का निम्न में से गुण नहीं है, यानी कि जो नहीं होगा वो आपको बताना है। नहीं वाले क्वेश्चंस को आपको बहुत ज्यादा ध्यान से करना है। तो देखिए सटीकता, जी हाँ मैथ्स में सटीकता बहुत इंपॉर्टेंट होती है। संक्षिप्तीकरण इंपॉर्टेंट होता है। प्रतीकात्मक यानी कि प्लस करना है या इनटू करना है या डिवाइड करना है, आपको ये तो पता होना चाहिए, वरना हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। अब मैंने लिख दिया यहाँ पर 35 और 5, जब तक मैं यहाँ पर प्लस नहीं लगाऊंगा या माइनस नहीं लगाऊंगा या डिवाइड का साइन नहीं लगाऊंगा, आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें आपको क्या करना है।
ऑप्शन डी अस्पष्टता। तो अस्पष्टता होनी चाहिए मैथ में? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर 35 लिख दिया, यहाँ पर 5 लिख दिया, अब यहाँ पर अस्पष्टता है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि हमें प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है। तो इसलिए अस्पष्टता गणितीय भाषा के अंदर नहीं होनी चाहिए। गणितीय भाषा का गुण अस्पष्टता नहीं है। ऑप्शन 14 आ जाता है आपका एनसीएफ से, और मैं हर बार बोल रहा हूं एनसीएफ और एनईपी से हर सब्जेक्ट में 3 से 4 क्वेश्चन, मिनिमम 3 से 4 पूछे जाएंगे, और टोटल 15 से 20 क्वेश्चन आपके एनसीएफ और एनईपी से ही पूछे जाएंगे। तो इनको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़कर जाइएगा। तो क्वेश्चन 14 है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली गणित उस परिस्थिति में होना चाहिए जहां, किस परिस्थिति में स्कूली गणित होना चाहिए? यहां पर देखिए, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को गणित में अर्थपूर्ण समस्याएं प्रस्तुत और हल करने में संलग्न रखता है। जी हां, बिल्कुल होना चाहिए। बच्चे को उनके दैनिक जीवन के हिस्से के रूप में देखते हैं, जिसके बारे में वो चर्चा कर रहे हैं। ऑप्शन ये भी सही है। प्रत्येक बच्चा बिना शिक्षक की सहायता लिए पाठ्य पुस्तकों के सभी प्रश्नों को हल करने की क्षमता रखता है। तो यहां पर स्कूल की परिस्थिति में होना चाहिए जहां, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट, जहां देश के लिए केवल महान गणितज्ञों के सृजन पर बल दिया जाता है, केवल महान गणितज्ञों के सृजन पर बल दिया जाएगा, ये चीज तो सही नहीं है। केवल वाला, रटने वाला, कंठस्थ करना, याद करना, परिभाषा याद करना, ये सभी हमारे नेगेटिव ऑप्शंस होते हैं, नकारात्मक ऑप्शन होते हैं। तो देखिए ए और बी करेक्ट है। इट मींस क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। कुछ कीवर्ड्स होते हैं सीटेट में, उन्हें आप पकड़ लेंगे तो डेफिनेटली आप लोग गलती नहीं करेंगे। जैसे मैंने अभी बताया, रटना, याद करना, कंठस्थ करना, सूत्र याद करना, परिभाषा याद करना, ये सभी क्या है, नेगेटिव ऑप्शंस के अंदर आते हैं। और बच्चे को अवसर प्रदान करना, इस टाइप के जो केवल आ जाएगा वो नेगेटिव, ज्यादातर नेगेटिव आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्वेश्चन 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के निम्नलिखित संदर्भों में से कौन सा संदर्भ शिक्षार्थियों को ऋणात्मक संख्याओं की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? सबसे कम उपयुक्त इनमें से क्या होगा? ऋणात्मक, निम्नलिखित संदर्भों में से कौन सा संदर्भ शिक्षार्थियों को ऋणात्मक संख्याओं का अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? तो इसको मैं शायद पहले सॉल्व करा चुका हूं, इसका आंसर भी आपको कमेंट में बताना है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं करा चुका हूं। जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं वहां ये क्वेश्चन मैं उन लोगों को करा चुका हूं। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 गिवन है कि ऋचा 16:45। देखिए, ट्रेन का क्वेश्चन में हर बार आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट के अंदर एक ट्रेन का क्वेश्चन मैं हर बार आपको करा रहा हूं, और मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूं कि ट्रेन से क्वेश्चन आएगा। ट्रेन से आपका क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। और ट्रेन में आपको क्या करना है, सिर्फ एक चीज याद रखनी है। हर वीडियो में बताया मैंने कि ट्रेन का टाइम जो है वो 24 आवर्स, 24 ओ क्लॉक तक चलता है, 24 तक बजते हैं वहां पर। 12 के बाद का जो भी टाइम आएगा, 13 से 24 के बीच का टाइम या 13 से 24 का टाइम, उसको आप लोग पीएम में काउंट कीजिएगा। आप लोग मिस्टेक नहीं करोगे, आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। तो देखिए 16:45 यानी कि हम लोग कह सकते हैं 4:45 PM पर वो क्या करता है, अपनी यात्रा शुरू करता है। और 23:10 यानी 11:10 पर वो क्या करता है, अपनी यात्रा समाप्त करता है। तो यात्रा पूरी करने में उसके द्वारा लिया गया समय कितना है? तो देखिए 4:45 से हम लोग टाइम काउंट कर देंगे 23:10 तक। आप चाहो तो दोनों तरीके से कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हो, काउंट करके भी कर सकते हो। तो देखिए सब्ट्रैक्ट करके मैं आपको बता देता हूँ, सब्ट्रैक्ट करके मैं इसको बता देता हूँ आपको कि 11:10 से वो पहुंचता है और यात्रा शुरू की उसने 4:45 पर। तो देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? 10 से 45 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 आवर हम लोग क्या कर लेंगे, बोरो ले लेंगे। 1 आवर बोरो लिया तो यहाँ पर 60 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएंगी, यानी कि यहाँ पर 70 मिनट बन जाएंगी। कितनी बन जाएंगी? 70 मिनट बन जाएंगे। और 70 से जब 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 25 मिलेगा। अब यहाँ पर 11 बजे हुए थे, 1 आवर हमने उधार दे दिया, बोरो दे दिया, तो यहाँ पर रहेगा 10।
10 से हम लोग 4 को घटाएंगे तो 6 बचेगा, तो 6 घंटे 25 मिनट उसकी यात्रा में समय लगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी डी 6 आवर 25 मिनट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 गिवन है, एक बहुभुज को समबहुभुज कहा जाता है जब उसकी समबहुभुज हम कब कह सकते हैं, जब उसकी सभी भुजाएं बराबर हों। बिल्कुल करेक्ट बात है, सभी कोण बराबर हों, करेक्ट बात है। आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हों, तो दोनों ऑप्शंस के बजाय ये ऑप्शन हमें यहाँ पर एक ही में मिल गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्या होगा कि उसकी भुजाएं और सभी कोण बराबर होंगे, जब भी हम उसको बहुभुज को समबहुभुज कह सकते हैं। क्वेश्चन 18, एक बोतल के 1/3 भाग में दूध है। एक बोतल है जो 1/3 भाग में दूध है। बोतल को पूरा भरने के लिए 500 ml पैकेट दूध की आवश्यकता है, यानी कि 1/3 एक बोतल फिल है और उसमें अभी 500 ml मिल्क और आ जाता है, तो टोटल कैपेसिटी क्या है। तो मान लीजिए टोटल कैपेसिटी उसकी x है, तो x का 1/3 बोतल भरी हुई है और 500 ml उसके अंदर और दूध आ जाता है, तो बोतल की क्षमता क्या होगी। आप लोग इसका आंसर ऐसे निकाल सकते हैं। या एक तरीका और है कि देखिए बोतल में कितना मिल्क है, मान लीजिए कितना मिल्क है, 1/3 मिल्क है, तो खाली पार्ट कितना हो जाएगा, खाली पार्ट हो जाएगा आपका 1 - 1/3 इक्वल 2/3, और 2/3 इक्वल जो है, ये 2/3 जो है आपका, ये 2/3 जो है, ये 2/3 किसके इक्वल हो जाएगा आपका, ये 2/3 इक्वल हो जाएगा आपका 500 ml के, 500 ml के। तो टोटल कैपेसिटी हम अगर x मान लें, तो x का 2/3, x का 2/3 इक्वल है 500 ml के, तो देखिए ये 2x हो जाएगा, ये 2x इक्वल आपका बन जाएगा यहाँ से 1500 ml। क्या बन गया 1500 ml, और x इक्वल बन जाएगा 1500/2, यानी कि 750 ml, 750 ml आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और हर वीडियो में एक बार एक बात रिपीट करता हूं कि ऑप्शंस को ध्यान से फिल करना है। जब आप सर्कल फिल करोगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा गिवन है 3rd प्लेस पर, तो इसमें जल्दबाजी में आप लोग ऑप्शन सी फिल मत कर दीजिएगा। जब आप सर्कल फिल करेंगे, सर्कल में आपको ऑप्शन बी वाला सर्कल फिल करना है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 गिवन है कि अगली संख्या क्या होगी, यहाँ क्या आएगा ये बताना है। यह है 8 × 64 यानी कि 8 का स्क्वायर, ये 7 × 64 यानी कि 7 का स्क्वायर, 6 × 36 यानी 6 का स्क्वायर। अगला क्या होना चाहिए 5 × 25, क्या होना चाहिए 5 × 25 यानी 5 का स्क्वायर यहाँ पर हमारा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 20, यहाँ दे रखा 125, तो 125 हमारा यहाँ पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए 125। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5 × 25 इक्वल 125, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। अगर यहाँ पर 5 × 25 ऑप्शन गिवन होता तो हम ऐसे कर सकते थे, हमें ऑप्शंस को एग्जामिनर ने थोड़ा सा घुमा के दे दिया, तो हमने उसका आंसर इस तरीके से पूरा निकाल दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हमारा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 गिवन है हमें कि एक सही वॉच क्लॉक है, उसमें 45 मिनट्स में निम्नलिखित में से कितने अंश का कोण बनेगा, कितने डिग्री का एंगल बनेगा 45 मिनट्स के अंदर। तो देखिए ये मान लीजिए आपकी पूरी क्लॉक है, आप जानते हो ये क्लॉक हो गई, और फुल जो सर्कल होता है आप जानते हो 360 डिग्री का होता है। कितने का 360 डिग्री का ये होता है, और इस पूरे को मिनट वाले जो हमारी सुई होती है उसको पूरा घूमने में 60 मिनट लगते हैं, और टोटल 60 डिग्री का होता है ये। तो 360/60 अपॉन 60 बराबर किया, यहाँ पर 6 आ गया, कितना आ गया 6 डिग्री आ गया 1 मिनट के अंदर। यानी कि जो मिनट वाली हमारी जो सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, बट ये कितनी मिनट ले रही है 45 मिनट इसको लग रहे हैं। तो 45 मिनट में कितने का एंगल बनाएगी, तो 45 × 6, ये जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 × 5 = 30, 3 कैरी आ गया,
6 4 24 और 3 27, यानी कि 270 डिग्री। 270 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर 1, और 20 नंबर 1 के क्वेश्चन पर आने से पहले अगर आप ईवीएस, एसएसटी, मैथ्स, साइंस की नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके आप प्रैक्टिस सेट एंड नोट्स को ले सकते हैं। और इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन 20 नंबर का 1 का क्वेश्चन है हमारा, 21 क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका गणित की अपनी कक्षा में विभिन्न कक्षाओं की समय सारणियां, ट्रेन के आगमन और गंतव्य समय के रेलवे के चार्ट, अखबारों में छपे सर्वेक्षण लेकर आती है। शिक्षिका का उद्देश्य क्या है? उनको यह सिखाना कि कक्षाओं और रेलवे की समय सारणी कैसे बनाई जाती हैं, ये उद्देश्य है। अब तक तो मुझे नहीं लगता है प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी की अवधारणा प्रस्तुत करना है, जी नहीं। आंकड़ों को सारणीबद्ध करने के लिए सारणियां बनाने में बच्चों की सहायता करना है, या बच्चों को दैनिक जीवन के संदर्भों पर आधारित आंकड़ों का प्रबंधन देना है। जी हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है कि एक शिक्षक विद्यार्थी की गणितीय अवधारणाओं की भ्रांतियों को किस प्रकार संबोधित कर सकता है? अभिभावकों को विद्यार्थी के लिए घर पर ट्यूशन की व्यवस्था करने के लिए कहना, ये तो बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन हो गया। कार्यपत्र देना और प्रश्न पत्र हल करने के लिए कार्यविधियों को याद करने पर ध्यान देना, ये ऑप्शन भी रोट अभी बता कर आया था। याद करना, कंठस्थ करना, परिभाषा याद करना, सूत्र याद करना, ये सभी रॉन्ग ऑप्शन होते हैं। नेक्स्ट, विद्यार्थियों की भ्रांतियों को अनदेखा करना, क्योंकि विद्यार्थी अंततः अवधारणा सीख लेगा, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है कि अवधारणा को हम लोग अनदेखा कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन, विद्यार्थियों की अवधारणा के प्रति तार्किकता, लॉजिकली क्या करना है, को समझना और उसे उसके अनुसार सहज और सुगम बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए राइट आंसर जो बनेगा ये ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में गणितीय विवेचन यानी तार्किकता को विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त, यहां पर पूछा गया है कि तार्किकता के लिए सबसे कम उपयुक्त इनमें से कौन सा है, ये आपको यहां पर बताना है। तुलना एवं क्रमबद्ध करना, कंपेयर करेंगे और उन्हें सीरियल्स वाइज करेंगे तो इसमें तो तार्किकता यूज होगी। एक समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीके खोजना, तार्किकता यहां भी यूज हो रही है। सामान्यीकरण करना और जांचना, यहां भी होगी। दिए गए सूत्र का उपयोग करके समस्या हल करना, यहाँ मान लीजिए मैंने एक रेक्टेंगल आपको दे दिया, रेक्टेंगल दे दिया और मैंने आपसे बोल दिया कि आपको इसका एरिया फाइंड करना है, और रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी होता है और इसकी L 25 है, बी 10 है। तो इसमें आपने तार्किकता क्या लगाई, क्या लॉजिक, आप कुछ नहीं, सिर्फ आपने क्या किया, वैल्यू पुट कर दी और आंसर निकाल दिया। वैल्यू पुट करने के बाद आंसर निकाल दिया, तो यहां पर इसीलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा गिवन है 24 कि गणितीय अधिगम डैश पर केंद्रित होना चाहिए। गणितीय अधिगम जो है ये किस पर केंद्रित होना चाहिए? क्या गणित के सूत्रों को याद करने और गणित में लघुपद प्रयोग करना, सूत्र याद करने वाली बात आ गई, मैंने क्या बताया था, याद करने वाला, क्या गणित सिर्फ इस पर आधारित होना चाहिए कि आप सूत्र याद करें? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, रॉन्ग हो गया। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें, सिर्फ आपको इसीलिए गणित सीखना है, इसीलिए गणित सीखना है कि सिर्फ आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित की पाठ्य पुस्तक से प्रश्न हल करने के लिए आपको गणित सीखना है, या ऑप्शन ए अवधारणात्मक अधिगम और तार्किक विचार यानी तर्कड़ा के लिए आपको गणित सीखना है। तो जी हाँ, इसलिए हमें गणित सीखना है, तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 24 का यहाँ पर राइट आंसर हमारा बन जाएगा। अब आ जाते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर है 25। क्वेश्चन नंबर 25 गिवन है कि एक शिक्षक विद्यार्थी की गणितीय अवधारणा को भ्रांतियों को किस प्रकार संबोधित कर सकता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन में भी करा कराया था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर रिपीटेड क्वेश्चन है ये, है ना, अभी बताया था मैंने।
नेक्स्ट, उपलब्धि परीक्षण के बाद लेकर विद्यार्थियों के डैश अधिगम में कठिनाइयों का आकलन किया जा सकता है। किया जा सकता है, कब किया जा सकता है? निदानात्मक परीक्षण के द्वारा। किसके बाद? निदानात्मक परीक्षण के बाद आपको पता है अधिगम में कठिनाइयों का आकलन किया जा सकता है। अगला है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका एनईपी 2020। देखिए एक क्वेश्चन एनसीएफ से आ गया, एक क्वेश्चन एनईपी से आ गया। 5 सब्जेक्ट हैं तो 10 तो मिनिमम हो ही गए, बट मैं कह रहा हूं कि 2 से 3 एक सब्जेक्ट में आएंगे। 15 से 20 टोटल क्वेश्चन एनईपी और एनसीएफ से ही आपके रहेंगे। तो देखिए एनईपी 2020 के अनुसार सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक यानी FLN, किसके बारे में बात कर रहा है? क्वेश्चन में FLN भी दिया जा सकता है। FLN संख्यात्मक प्राथमिकता विद्यालयों वर्ष तक हासिल की जानी चाहिए। किस वर्ष तक? 2025 तक। किस वर्ष तक? 2025, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो कि तीसरे स्थान पर दिया गया है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगले पर आ जाओ। अगला है एक प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर जानते हो इस टाइप का जो होता है, डी जिसे बोल देते हैं, जिसे चांदा भी बोला जाता है ना। ये दे रखा है यहां पर, क्या करना है? एक बच्चे को 120 डिग्री का कोण बनाने के लिए कहा, तब उसने 60 डिग्री का एक्यूट एंगल बना दिया, न्यून कोण उसने बना दिया, ठीक है ना। क्या बना दिया? एक्यूट एंगल उसने बना दिया। बच्चे द्वारा की गई त्रुटि को सुधारने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त समाधान क्या होगा? आपको यह बताना है कि सबसे उपयुक्त समाधान क्या होगा। ऑप्शन ए, प्रोट्रैक्टर यानी कि चांदे को सही तरह से शून्य पर रखें और अब बच्चे को कोण दोबारा बनाने के लिए कहें। ऑप्शन बी, बच्चे को यह नियम बताएं कि प्रोट्रैक्टर चांदा कैसे इस्तेमाल करना है। ऑप्शन सी, अगर बच्चा प्रोट्रैक्टर यानी कि चांदा इस्तेमाल करने में असक्षम है तो उसे उसी कोण को एक प्रकार कंपास से बनाने के लिए कहें। जब वो एक चीज बताइए, जब बच्चा आपका डिग्री से प्रोट्रैक्टर से ही नहीं बना सकता, क्या वो कंपास से बना पाएगा? बिल्कुल नहीं बना पाएगा। बच्चे को पहले कोण को एक रुक्ष अनुमान लगाकर बनाने के लिए कहें और फिर उससे प्रोट्रैक्टर का उपयोग करके वास्तविक कोण बनाकर दोनों की तुलना करने के लिए कहें। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए ऑप्शन नंबर डी जो है, ये यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 29 हमें यहाँ पर गिवन है कि प्राइमरी कक्षा की एक अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों को आकृतियों का एक समूह देती है, आकृतियों का एक ग्रुप देती है, समूह देती है, और उन्हें उन आकृतियों के गुणों के आधार पर विभिन्न समूह में वर्गीकृत करने के लिए कहती है। वेन हिले के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों का ज्यामितीय चिंतन के स्तर पर आकलन कर रही है। देखिए वेन हिले लगातार 5 वीडियो में 5 क्वेश्चन मैंने वेन हिले से कराए हैं और इसमें भी एक क्वेश्चन मैंने वेन हिले से लिया है। वहां मैंने वेन हिले के बारे में जो उसने 5 लेवल दिए हैं और जो लेवल उसके शुरू होते हैं, लेवल 0 से शुरू होते हैं, लेवल 0 से शुरू होकर 1 2 3 4 यानी टोटल ये 5 लेवल दिए हैं। और मैंने बताया आप पहले 3 लेवल पढ़ जाइए, इन्हीं 3 लेवल से क्वेश्चन आपका पक्का आ जाएगा। और 100% मैं बोल रहा हूं कि 100% वेन हिले से क्वेश्चन आएगा और पहले 3 में से ही आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। पहले 3 जो गिवन स्तर है लेवल 0 1 2 में से ही आपका क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखिए ज्यामितीय चिंतन स्तर का आकलन करते हैं तो ये इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? विश्लेषण इसका राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। वेन हिले मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है आप लोगों को। नेक्स्ट है आपका कि 1 गिवन है 1, 8, 27, 64, 125। तो देखिए ये सभी क्या है? दिए गए पैटर्न का नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या होंगे ये बताना है। तो देखिए 1 1 का क्यूब हो गया, 8 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। नेक्स्ट हो जाएगा 6 का क्यूब एंड 7 का क्यूब। तो देखिए 6 का क्यूब हो गया 216 और 7 का क्यूब हो जाएगा आपका 343। तो 216 एंड 343, 200 256 नहीं, ये नहीं, नेक्स्ट 216 एंड 343। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा यहाँ पर राइट आंसर
बन जाएगा। इस तरीके से हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 होता है यहाँ पर कंप्लीट। 30 क्वेश्चन हमने देखे और इसी टाइप के 30 क्वेश्चन आपको देखने के लिए आपके एग्जाम में मिलेंगे 7 जुलाई को। तो आपको अगर नोट्स लेने हैं सीटेट के लिए, एसएसटी के नोट्स एंड एसएसटी के प्रैक्टिस सेट, साइंस के नोट्स, ये पेपर सेकंड के लिए आपको मिल जाएंगे। पेपर फर्स्ट के लिए ईवीएस के नोट्स और ईवीएस के प्रैक्टिस सेट एंड मैथ्स के प्रैक्टिस सेट आपको इस नंबर पर मैसेज करने के बाद मिल जाएंगे। आई होप ये सेशन, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मास्टर बनने के लिए पढ़ते रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।